हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई एम सिया एंड वेरी गुड मॉर्निंग। यहाँ पे हम 25 जुलाई के करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट डे के जो करंट अफेयर हमने डिस्कस कर रहे थे उनका रिवीजन हम यहाँ पे कर लेते हैं। एंड दे आर इन्विक्टस रिसर्च प्रोग्राम इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। सो इन्विक्टस यह किससे रिलेटेड है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी। बेसिकली अर्थ के एटमॉस्फेयर में रियल टाइम सुपरसोनिक हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए इन्विक्टस रिसर्च प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। The next is the Bedouin tribes are primarily found in which region? So Bedouin tribes न्यूज में रही थी, कहाँ पर यह पाई जाती है? That is Middle East and North Africa desert में यह पाई जाती है। Recent news कैटेगरी में हमने डिस्कस करा तुवालू आइलैंड। It was recently seen in news और यह किस ओशन में लोकेटेड है? That is option number D, Pacific Ocean. What is the rank of India at the 66th International Mathematical Olympiad 2025? And that is 7th rank. And which country has emerged as the global leader in fast payments according to the International Monetary Fund? And that is option number A, India. The next is which country has created an in vitro biotransformation system that can make sucrose from methanol? So recently system को create करा है चाइना ने. The next is which country is the host of FIDE Chess World Cup 2025? And that country is option number D, India. What is the name of the AI-powered chatbot launched by the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship? And that is a Skill India Assistant, SIA. The next is which state government has released the Green Hydrogen Valley Declaration 2025? और इसे recently आंध्र प्रदेश ने डिक्लेयर किया। बैक टू द सेशन। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उन्हीं में से है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन पर रिसेंटली एक कमेटी हुई थी और वहां पर इंडिया को प्रेज किया गया। क्यों, उसके बारे में हम जानेंगे। प्रशंसा हुई है इंडिया की यहाँ पे। द नेक्स्ट इज नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज भारत एनसीएक्स को हम डिस्कस करेंगे। रिसेंटली वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी चैंपियन अवार्ड यह किस मोबाइल एप्लीकेशन को दिया गया, इसके बारे में हम जानेंगे। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करके स्कीम सो दैट आइकॉनिक टूरिस्ट सेंटर को बनाया जा सके ग्लोबल स्केल पर। एंड रिसेंटली एक फॉसिल साइट न्यूज में रही, कहाँ पर है इसके बारे में हम जानेंगे। एंटी सबमरीन वॉरफेयर शेलो वाटरक्राफ्ट सीरीज और इसकी शिप को हम डिस्कस करेंगे रिलेटेड। एंड रिसेंटली कंट्री ने फर्स्ट मेजर नेशनल क्रिप्टो करेंसी लॉ को लॉन्च कर दिया है, किसका है ये उसके बारे में जानेंगे। एंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ जर्मिनेटेड ऑयल पाम सीड यह कौन बना है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल्स को कौन होस्ट करेगा। बैक टू बैक लास्ट जो नेक्स्ट जो 3 एडिशन होने वाले हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। Here we go with the first one. Codex Alimentarius Commission was jointly established by which two organizations? So CAC को jointly किन दो organization ने मिलकर establish करा है? And that is option number B, Food and Agriculture Organization and World Health Organization ने मिलकर CAC को बनाया था। कब बनाया था? 1963 में इसे बनाया गया और इंडिया इसे ज्वाइन करता है जस्ट नेक्स्ट ईयर 1964 में। एट प्रेजेंट ये न्यूज में क्यों चल रही है? बिकॉज रिसेंटली इनकी एग्जीक्यूटिव कमिटी का 88 सेशन कंप्लीट हुआ है। कहाँ पे कंप्लीट हुआ? एफएओ का जो हेडक्वार्टर है रोम में, यहाँ पर 88 कॉडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन एग्जीक्यूटिव कमेटी को होस्ट किया गया। और इंडिया का जो योगदान है, कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल फूड स्टैंडर्ड्स को सेट करने में, उसे वहां पर रिकग्नाइज किया गया। यानी लास्ट टाइम पर हमें बैन कर दिया गया था इंटरनेशनल मार्केट में, जस्ट लाइक ब्राजील ने और अदर कंट्रीज ने, जस्ट बिकॉज हमारे जो मसाले थे, स्पाइसेस थे, वो स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं कर पा रहे थे। देन इंडियन गवर्नमेंट ने अपने पूरे एफर्ट्स लगाए उन्हें सही करने के लिए। एंड फाइनली हमारे जो एफर्ट्स है उन्हें ग्लोबल लेवल पर रिकग्नाइज किया गया। रिसेंटली 88 जो कमिटी हुई जिसे रिसेंटली एफएओ डब्ल्यूएचओ ने मिलकर होस्ट करा रोम में, इटली में। एंड दैट्स व्हाई ये क्वेश्चन अभी न्यूज में चल रहा है। सो यहाँ पर जो कमिटी है उन्होंने इंडिया का जो लीडरशिप रोल है डेवलपिंग मिलेट ग्रुप स्टैंडर्ड, उसे यहाँ पे रिकग्नाइज किया गया। याद है 2023 में भारत की सिफारिश पर यूनाइटेड नेशन ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट अनाउंस किया था, घोषित किया था। और तब से हम हमारे जो मिलेट है उसे ग्लोबल लेवल पर डेवलप करने के लिए पूरे स्टैंडर्ड्स एफर्ट्स लगा रहे हैं और इंडिया के इस लीडरशिप को इस कमेटी में रिकग्नाइज किया गया। ओवरऑल कॉडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन इसे एफएओ और डब्ल्यूएचओ ने बनाया है सो दैट हेल्थ को प्रोटेक्ट किया जा सके, कंज्यूमर हेल्थ एंड जो प्रमोट फेयर प्रैक्टिसेस है इंटरनेशनल फूड ट्रेड में, उसे प्रमोट किया जा सके। यानी फूड का एक स्टैंडर्ड लेवल, सेफ एंड सिक्योर फूड, प्लस जितनी भी प्रैक्टिसेस है फूड को बनाने की, उन्हें सेफ श्योर किया जा सके। ओवरऑल कोडेक्स एलिमेंटेरियस को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे। टोटल मेंबर किसके हैं एट प्रेजेंट? 189 इसके एट प्रेजेंट मेंबर, जिसमें से 188 तो कंट्रीज है और एक यूरोपियन यूनियन
जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इसका मेंबर है। इंडिया ने इसे 1964 में ज्वाइन करा और इंडिया की एपेक्स बॉडी जो कोडेक्स एलिमेंटरीज कमीशन को रिपोर्ट करती है एंड दैट इज एनसीसीपी। इसे ध्यान रख लेना, नेशनल कोडेक्स कमिटी है यह, और इसे किसने बनाया है? फसाई ने बनाया है, नेशनल कोडेक्स कमिटी ऑफ इंडिया, सो दैट कंट्री में जितनी भी कोडेक्स एलिमेंटेरियस एक्टिविटी है उसे कोऑर्डिनेट कर सके, फूड स्टैंडर्ड को सेट करना। ओवरऑल मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोटेक्ट हेल्थ एंड इंश्योर फेयर फूड ट्रेड। यहाँ पर दो ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस किया जा रहा है एंड दे आर FAO एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। FAO का हेडक्वार्टर रोम इटली में आपको मिलेगा और 1945 में इस बॉडी को बनाया गया था। फूड सिक्योरिटी ग्लोबल लेवल पर अचीव करना यही FAO का मेन ऑब्जेक्टिव है। जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को हम डिस्कस कर दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, 1948 में इसे बनाया गया। इसका जो हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ग्लोबल हेल्थ को इंश्योर करना यही इसका रोल है। एंड मिलेट, सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है मिलेट का? एट प्रेजेंट इंडिया है, राइट। होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। मूविंग ऑन, यहाँ पे बेसिकली कमेटी को डिस्कस किया जा रहा है। सो रिसेंटली जितनी भी कमेटी करंट अफेयर्स में रही है उनका हम वन टाइम रिवीजन यहाँ पे करते हैं। Who has become the first women and first African president of the International Olympic Committee, and that is the Christy Coventry, Olympian यह रह चुकी है। Where was the National Conference of Estimates Committee inaugurated recently, और यह recently मुंबई में हुई थी। 137 मीटिंग ऑफ द ऑफशोर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन कमेटी, यह कहाँ पर हुई? न्यू दिल्ली में। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, और इन्होंने रिसेंटली एक स्कीम को अप्रूव करा था दैट इज शक्ति स्कीम। एंड रिसेंटली एक स्टेट गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई जिसके हेड है फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस कुरियन जोसेफ, सो दैट सेंटर स्टेट रिलेशन को रिव्यू किया जा सके। तमिलनाडु ने इसे फॉर्म किया। व्हाट इज द नेम ऑफ द कमिटी दैट अप्रूव द रिलोकेशन ऑफ चीतास फ्रॉम कूनो नेशनल पार्क टू गांधी सागर, एंड दैट इज बाय चीता प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमिटी। एंड रिसेंटली 8th मीटिंग कंप्लीट हुई है जॉइंट कमिटी ऑन एशियन इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट अतीगा। इसे किस कंट्री ने होस्ट करा? इंडिया ने होस्ट करा। 8th एडिशन यह था। मूविंग ऑन, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे चैंपियन अवार्ड, और मोबाइल एप्लीकेशन कैटेगरी में यह दिया गया द प्रेस्टिजियस वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी प्राइजेस 2025 चैंपियन अवार्ड को हम डिस्कस कर रहे हैं। सो विच मोबाइल एप्लीकेशन won the World Summit on the Information Society Prizes 2025 Champion Award for Rural Digital Governance? रूरल डिजिटल गवर्नेंस के लिए जो ग्रामीण डिजिटल शासन है उसके लिए जो चैंपियन अवार्ड है यह किसे दिया गया? ऑप्शन नंबर बी, मेरी पंचायत ऐप को दिया गया। रीसेंट ऐप इन न्यूज, प्लीज नोट, किसने इसे डेवलप करा है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने एंड नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने। किस मिनिस्ट्री के तहत? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत मेरी पंचायत को बनाया गया है। ओवरऑल पंचायती बजट, पेमेंट प्लान्स को डेवलप करना, इलेक्शन, यह सब इस ऐप से रिलेटेड है। रियल टाइम एक्सेस यह ऐप प्रोवाइड करता है। ओवरऑल ये जो अवार्ड है किस कैटेगरी में दिया गया? कैटेगरी भी ध्यान रख लेना, कल्चरल डाइवर्सिटी एंड आइडेंटिटी, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी एंड लोकल कंटेंट कैटेगरी में दिया गया। और रिसेंटली इवेंट कौन सा हुआ था? WSIS +20 हाई लेवल इवेंट था जिनेवा स्विट्जरलैंड में, जिसमें ये चैंपियन अवार्ड इस ऐप को मिला डाइवर्सिटी आइडेंटिटी कैटेगरी में। दी मेरी पंचायत बाय दी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। ओवरऑल यहाँ पर सोसाइटी को हम डिस्कस करें दैट इज WSIS वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी। इनकी जो पहली समिट थी वो 2003 में जिनेवा में हुई थी। और कौन इस समिट को ऑर्गेनाइज करता है? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन इसे ऑर्गेनाइज करता है। एक एजेंडा है दैट इज ट्यूनिस एजेंडा, इसे ध्यान रख लेना। ये किससे एसोसिएटेड है? वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी से यह एसोसिएटेड है। ओवरऑल डिजिटल लेड गवर्नमेंट को प्रमोट करना ट्यूनिस एजेंडा का मेन ऑब्जेक्टिव था, जो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के तहत आता है। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन बेसिकली यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड एंड पॉलिसीज को बनाना, सो दैट इंटरनेट का जो एक्सेस है, रीच है, कम्युनिकेशन है, उसे प्रमोट किया जा सके। सन 1865 में इस बॉडी को फाउंड किया गया था। मूविंग ऑन,
यहाँ पे स्पोर्ट्स न्यूज में हम डिस्कस कर रहे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, और किस कंट्री ने इसके होस्टिंग राइट जीत लिए है 2027 के लिए, 2029 के लिए, 2031 के लिए, बिकॉज बाइनियल इवेंट है यह। सो यह कंट्री वही है जिसने 2025 का फाइनल जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है उसे होस्ट करा था लंदन में। याद है आपको, साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से यहाँ पे हराया था। एंड नाउ 27, 29, 31 के जो होस्ट है सेम इंग्लैंड ने सिक्योर करे हैं, बिकॉज जो आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने, उन्होंने इंग्लैंड को रिकग्नाइज करा है, क्योंकि लास्ट 2021 का, 2023 का एंड 2025 का जो फाइनल चैंपियनशिप था उसे इंग्लैंड ने सक्सेसफुली होस्ट करा। एंड दैट्स व्हाई अगेन 2027, 2029, 2031 के लिए इंग्लैंड को होस्टिंग राइट दिए गए। और ये कब डिसाइड हुआ? आईसीसी की एनुअल कॉन्फ्रेंस में। और कहाँ पर हुई थी? अभी सिंगापुर में यह हुई थी। ओवरऑल इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को हम डिस्कस कर रहे, 1909 में आईसीसी को फाउंड किया गया था। और प्लीज नोट, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को पहले इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता था। और इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है? आईसीसी का वी ऑल नो दुबई में लोकेटेड है, वन ऑफ द एमिरेट ऑफ यूएई। ठीक है। एट प्रेजेंट आईसीसी के मेंबर कंट्रीज कितने हैं? इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज भारत एनसीएक्स 25 लॉन्च्ड इन जुलाई 2025। सो एक मेजर एक्सरसाइज दैट इज भारत एनसीएक्स, इनोग्रेशन हुआ है इसको ऑफिशियली 21 जुलाई को, और इसे किसने लॉन्च करा है? एंड दैट इज बाय ऑप्शन नंबर ए। बेसिकली थीम हम डिस्कस कर रहे पहले, एनहांसिंग द ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस ऑफ इंडियन साइबर स्पेस, यानी स्पेस, साइबर स्पेस से रिलेटेड इंडिया को बूस्ट करना है और जो भी प्रोसेस है उसे एनहांस करना है, उसके लिए इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया, नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज। और बेसिकली इस एक्सरसाइज को जो रिसेंटली राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी है और जो हमारे डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है एनएसए, दैट इज टीवी रविचंद्रन, इन्होंने इस एक्सरसाइज को लॉन्च करा था। ओवरऑल ध्यान रख लेना, एट प्रेजेंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? दैट इज अजित डोवाल, और यहाँ पर ये डिप्यूटी है। इन्होंने इस एक्सरसाइज को रिसेंटली इनोग्रेट करा इस थीम के साथ, ओवरऑल रियल वर्ल्ड साइबर थ्रेट और उनके लिए, उनसे निपटने के लिए पॉलिसीज को बनाना, एक्सपर्ट्स का पार्टिसिपेशन, डिफेंस फोर्सेस, पॉलिसी मेकर, इंडस्ट्री लीडर्स के लिए एक मल्टीपल जो प्लेटफॉर्म था, यह था साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज। सो दैट और कौन सी पॉलिसीज बननी चाहिए, क्या सॉल्यूशन है, रियल टाइम जो भी थ्रेट अभी चल रहे हैं उन सब पर डिस्कशन किया जा सके। ओवरऑल यह समिट साइबर सिक्योरिटी पर फोकस रही। मूविंग ऑन, यहाँ पे हम डिस्कस कर एक आइकॉनिक टूरिस्ट सेंटर जिसे रिसेंटली डेवलप किया गया है, किसने? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने। सो उस स्कीम का नाम आपसे पूछा जा रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, SASCI स्कीम इट इज। और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिस्ट ने इसे डेवलप करा है सो दैट आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन को डेवलप किया जा सके जो वर्ल्ड क्लास लेवल के हो और वर्ल्ड का अट्रैक्शन वो अट्रैक्ट कर सके। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे फंड दिया है और ये जो प्रोजेक्ट है 31 मार्च 2026 तक चलते रहेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट की फंडिंग के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, ब्रांडिंग पर फोकस किया जाएगा, सस्टेनेबिलिटी और ऑपरेशंस को कंडक्ट कराया जाएगा सो दैट टूरिस्ट सेंटर बनाया जा सके, वो भी आइकॉनिक। और कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स को प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं जो 2 ईयर्स में कंप्लीट होंगे इस स्कीम के तहत। ओवरऑल स्कीम का नाम ध्यान रख लेना, SASCI, इसका फुल फॉर्म ध्यान रख लेना, स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। मूविंग ऑन, द नेक्स्ट इज, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे दैट इज गोरियल रेवन फॉसिल साइट। रिसेंटली न्यूज में रही है फॉसिल साइट बिकॉज सीरियस थ्रेट में है यह। सो रिसेंटली हुआ क्या है, पहले ये जो साइट है कहाँ पर लोकेटेड है? जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है। एंड इंडिया की जो एपेक्स बॉडी है जो इंडिया के इन साइट्स को रेगुलेट करती है, द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, GSI, उन्होंने रिसेंटली जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को वार्निंग दी है अबाउट अ सीरियस थ्रेट टू द गुरियल रेवन फॉसिल साइट। कहाँ पर लोकेटेड है? श्रीनगर में लोकेटेड है, जम्मू एंड कश्मीर में। और एग्जैक्टली डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? वीही डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंशिएंट फॉसिल साइट है यह। इम्पॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पर कुछ एक्सटिंक्शन इवेंट की जो साइट है वो लोकेटेड, जस्ट लाइक पर्मियन ट्रायसिक। पर्मियन ट्रायसिक
ये जो इवेंट है इसके जितने भी रेजिड्यू है इस फॉसिल साइट पर है, और ये जो इवेंट एक्सटिंक्शन इवेंट दैट इज पर्मियन ट्रायसिक, ये सम 252 मिलियन ईयर अगो वाला इवेंट है जिस टाइम पर डायनासोर एग्जिस्ट करते थे, और उसी के जो फॉसिल है वो इस साइट पर है, एंड दैट इज गुरियल रेवन फॉसिल साइट, एंड दैट्स वाई सीरियस थ्रेट में है, और इसीलिए वार्निंग दी गई है जम्मू कश्मीर को बाय द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एंड दैट्स वाई यह न्यूज में रहा। एक ध्यान रखना, एक ऐसा साइट दैट इज गुरियल रेवन जीवाश्म स्थल जिसने वर्ल्ड का फर्स्ट एवर सुनामी इवेंट को रिकॉर्ड करा था। सो वर्ल्ड का फर्स्ट एवर सुनामी इवेंट इस साइट में रिकॉर्ड किया गया था, यह पॉइंट भी ध्यान रख लेना इस साइट से। ओवरऑल इंडिया के जम्मू कश्मीर में यह लोकेटेड है, और सेडिमेंट्री रॉक लेयर्स यहाँ पर आपको मिल जाएगी। इस साइट की जो स्पेशल फीचर है दैट इज सेडिमेंट्री रॉक लेयर्स। मूविंग ऑन, यहाँ पे हम नेक्स्ट डिस्कस कर रहे एट्थ एंड लास्ट शिप ऑफ ASWSWC। सो यहाँ पे एंटी सबमरीन वॉरफेयर शेलो वाटरक्राफ्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं, और इस सीरीज की लास्ट शिप को रिसेंटली लॉन्च किया गया, दैट इज यार्ड 3034, और इसका नाम है INS अजय। सो INS अजय को लॉन्च किया गया 21 जुलाई को गार्डन रिच शिप बिल्डर कोलकाता में, और बेसिकली इंडियन नेवी की जो कैपेबिलिटीज़ है अंडर वाटर में अवेयरनेस, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, माइन लेइंग, इन सबको प्रमोट करने के लिए यार्ड 3034 को लॉन्च किया गया। ओवरऑल ASWSWC का ये एट्थ लास्ट शिप है जिसका नाम INS अजय है, एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में रहा। ओवरऑल इंडियन ओशन रीजन में मैरीटाइम सिक्योरिटी में इंडिया की जो कैपेबिलिटीज़ है उसे बूस्ट करना इसका मेन काम है। Moving on, the next one, which country has passed the first major national cryptocurrency law called the Genius Act in July 2025? Genius Act को किसने रिलीज करा है recently, and that is USA. Please note, वर्ल्ड का पहला नेशनल क्रिप्टोकरेंसी लॉ है जिसे यूएस ने लॉन्च करा है जुलाई में। यूएस लॉ मेकर्स ने बेसिकली ये जो लॉ है ये क्रिप्टो करेंसी के मैनेजमेंट पर फोकस करता है, स्पेशली क्रिप्टो करेंसी का एक टाइप है दैट इज स्टेबल कॉइन्स, सो दैट रियल टाइम पेमेंट एक्सचेंज को सिक्योर किया जा सके। यानी स्टेबल कॉइन की जो वैल्यू है उतना पैसा होना भी चाहिए, इस चीज को फिक्स करने के लिए ये लॉ इंट्रोड्यूस किए गए। जस्ट लाइक जैसे आप चेक बैंक में पास करते हैं, यानी वो जो पेमेंट है आपके बैंक अकाउंट में पड़ा है और आपको रियल टाइम में मनी मिल जाती है। सो स्टेबल कॉइन्स की वैल्यू वर्थ होनी चाहिए कि पर्टिकुलर स्टेबल वैल्यू है उसका जो पैसा है वह भी एग्जिस्ट करना होना चाहिए। सो रियल टाइम मनी एक्सचेंज को सिक्योर करने के लिए इस बिल को लाया गया, दैट इज जीनियस एक्ट। ओवरऑल जो क्रिप्टो इंडस्ट्री है उसे सपोर्ट करता है, रूल्स एंड रेगुलेशन को क्लैरिफाई किया जा सके और प्रॉपर एक्सचेंज को, मनी एक्सचेंज को प्रमोट किया जा सके क्रिप्टो करेंसी को यूज करके, और ऐसा करने वाला पहला देश यूएस बना है। Moving on, the next, which country has become Malaysia's largest importer of germinated oil palm seed? So germinated oil palm seed का largest importer कौन सी country बनी है? And that is India. So recently India Malaysia का largest importer है germinated oil palm seed के लिए 2025 में। So 2024 में इंडिया ने सम 3.03 मिलियन टन ऑफ पाम ऑयल इंपोर्ट करा है, और मलेशिया का जो एक्सपोर्ट है उसका 17.9% है यह। ओवरऑल मलेशिया का यहाँ पर एक प्रपोजल आया है इंडिया के लिए कि अगर इंडिया मलेशिया को लैंड प्रोवाइड करेगा सो मलेशिया अपना एक प्लांट इंडिया में ही ओपन कर लेगा पाम ऑयल के प्रोडक्शन के लिए। ओवरऑल पाम ऑयल यह पाम ट्री के जो फ्रूट है उससे डिराइव होता है, वाइडली यूज्ड एक वेजिटेबल ऑयल है जो फूड में, कॉस्मेटिक में, क्लीनिंग प्रोडक्ट में यूज किया जाता है। सो वेजिटेबल ऑयल है, पाम ऑयल एडिबल है, खाने लायक है। सो इंडिया सबसे ज़्यादा मलेशिया से यह इंपोर्ट करता है, और रिसेंटली मलेशिया लार्जेस्ट इंपोर्टर बन चुका है इस कैटेगरी में इंडिया के लिए। और मलेशिया ने अपना प्रपोजल बताया है कि अगर हमें लैंड मिलेगी तो हम यहाँ पर कोलैब करेंगे इंडिया के साथ, और पाम ऑयल का प्रोडक्शन के लिए इंडिया में ही फैसिलिटी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इसी के साथ इंडिया का एक टारगेट है कि जो पाम ऑयल कल्टीवेशन है उसे एक्सटेंड करना है 1 मिलियन हेक्टेयर 25-26 तक, और 2.8 मिलियन टन तक क्रूड पाम ऑयल, और यह है 29-30 तक। राइट, सो इसी के साथ इस सेशन को आज हम यहाँ पे एंड करते हैं। आज आपके लिए जो क्वेश्चंस है
जिसके आंसर आपको एज ए क्विज प्रोवाइड करने हैं, इम्पोर्टर वर्ड से रिलेटेड है। सो एक सिंगल क्वेश्चन आपके लिए आज है और इसका केवल आंसर आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करना है। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन प्लीज टू रिवीजन एंड टेक केयर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जस्ट बिलो द वीडियो। एंड द लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।